हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला सारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर्स देखा होगा। आज से फिज़िक्स का ही एक नया और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग को भी पढ़ने में सीखने में मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स के हर पार्ट में जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो, मैकेनिक्स में तो है ही, पूरे मैकेनिक्स में है ही, थर्मोडायनामिक्स में हो, इलेक्ट्रोस्टैट में हो, मैग्नेटिज्म में हो, सब जगह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पावर और एनर्जी, इनसे पीछा नहीं छूटने वाला जब तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो समझते हैं इनको। तो सबसे ज़रूरी बात, फोर्स को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कैसे हमें समझ में आता है कि फोर्स अप्लाई हुआ किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे। तो इसको हम लोग कैसे कैसे समझ पाते हैं। चलिए, कोई ऑब्जेक्ट है ए नाम का, जिसका मास है m, इस पे कोई फोर्स लग रहा है तो हमें क्या क्या असर देखने को मिल सकता है। अगर कोई फोर्स F लग रहा है इस पे, तो ये फोर्स क्या क्या कर सकता है। ये इसके मोशन में चेंजेस ला सकता है। मतलब ये अगर चल रहा हो, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये चल रहा हो, तो ये फोर्स इसको रोक सकता है। या अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा हो तो इसके स्पीड को बढ़ा सकता है, मतलब मोशन में चेंजेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है। डिफॉर्म मतलब इसके शेप को बिगाड़ सकता है। अब कोई एक ऐसा बॉल लो, इस पे काफ़ी फोर्स अगर हम लगाए, चलो ऊपर से ही, तो कुछ टाइम के बाद ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, तो इसका शेप कुछ बॉल का बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे भी हम पहचान सकते हैं कि इस पे फोर्स लगा जिसकी वजह से इसका शेप खराब हो गया। ये सब फोर्स को हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर लिए, समझ गए कि फोर्स लगा तो कुछ इस पे इफेक्ट हुआ। आज हम लोग वही समझेंगे कि फोर्स के इफेक्ट का कैलकुलेट कैसे करें। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कोई बड़ी सी ट्रॉली है, इसको हम पुश कर रहे हैं। इधर से हमने F फोर्स लगाया, पुश कर रहे हैं। पुश करके हम इसको, अब हाँ ठीक है, पुश कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। हमने इनसफिशिएंट फोर्स लगाया कि ये आगे नहीं बढ़ रहा, या इतना फोर्स लगाया कि ये आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो हम क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई ट्रॉली ठेल रहा है और हमने कुछ फोर्स लगाया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट पे कुछ काम हुआ। ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि इस पे हम फोर्स लगा के किसी शॉप से बाहर रोड तक ले आए ट्रॉली को, तो क्या हुआ, हमारे फोर्स लगाने के कारण कुछ काम हुआ कि ये ट्रॉली शॉप से बाहर आउटडोर में आ गया। अब हमसे पूछा जाए कि ये फोर्स से कितना काम हुआ, क्या कैसे काम हुआ, ये तो देख लिए कि ये ट्रॉली बाहर आ गई, कितना काम हुआ, तो उसी को वर्क बोलते हैं। और आज इसी को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हम कोई फोर्स लगाए उससे क्या काम होता है और कितना काम होता है। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन को समझते हैं, इसका डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसे कहें कि अगर किसी बॉडी पे इफ एनी कांस्टेंट, ये जरूरी वर्ड है कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and if object
moves some distance या cover some distance, नाम भी देते हैं d डिस्टेंस कवर किया, then the work done will be प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डी एंड the distance covered by object। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। ये लिख तो दिया मैंने, अब इसको समझते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसको पिक्चोरियल व्यू में समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ए, मास बोल देते हैं एम, मास की इसे जरूरत नहीं होती। इस पे कोई फोर्स लग रहा है एफ, जिसकी वजह से ये डी डिस्टेंस कवर किया। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ, यही वही ऑब्जेक्ट है ए, और ये कांस्टेंट फोर्स लगता रहा है ए से, नया पोजीशन बोल देते हैं ए डैश, यहाँ पहुँचने तक ये फोर्स लगता रहा है। तो अब हम वर्क डन बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब इसमें एक खास बात है क्या, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये तो इधर चला हमारा ऑब्जेक्ट, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो डायरेक्ट गुना कर लिए। अब अगर सोचो इसी ऑब्जेक्ट को किसी रस्सी के सहारे बांध के खींचा जाता है ऐसे, अब हम यहाँ खींच रहे हैं तो फोर्स तो हम इस तरफ लगा रहे हैं जो टी टेंशन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ। तो इस लाइन का यही मतलब है कि इसका जो कंपोनेंट आएगा, मान लो ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो इसका इधर फोर्स जो टी है इसका क्या कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा। फोर्स का ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और इसको फिर जो डिस्टेंस कवर किया है डी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है वर्क डन। ये वर्क डन बाय द फोर्स, जो टी टेंशन अप्लाई हुआ है या जो हम एफ लगा रहे थे उसके द्वारा किया हुआ कार्य है, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचाने में। ये है वर्क की डेफिनेशन। अब इसमें कुछ खास खास बातें हैं वो समझते हैं। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर टेंशन लगाया टी, और ये ऑब्जेक्ट अब नए पोजीशन पे मूव करके यहाँ आ गया। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा क्या कि डी डिस्टेंस कवर किया है। अब डी डिस्टेंस कवर किया है, वो डी डिस्टेंस कैसे होगा, क्या वो ये होगा इसके एंड पॉइंट से और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, क्या ये डी डिस्टेंस होगा, या फिर इसके मिड से ले लेते हैं इसके स्टार्टिंग तक ये डी डिस्टेंस होगा, या फिर इसका भी मिड और इसका भी मिड ये डी डिस्टेंस होगा। कौन सा होगा डी डिस्टेंस, या ये पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये डी डिस्टेंस होगा। जैसे वर्क डन के लिए भी बताया ना कि जो भी अगर टी टेंशन है, ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो
इस फोर्स का जो कंपोनेंट इसके मोशन के डायरेक्शन में आएगा वो t cos थीटा हुआ इनटू d डिस्टेंस कवर किया है। अब ये d किसको कैलकुलेट करेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो ये सब की वैल्यू अलग अलग है, कौन सा हमें यहाँ लेना चाहिए? तो ये कंफ्यूजिंग है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम किसको कैलकुलेट करेंगे, d कहाँ से कहाँ तक लेंगे ये देखते हैं। d हमारा वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाना, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स कहाँ, इस पॉइंट पे लगाया है, तो ये पॉइंट और ये भी इस पॉइंट पे ही फोर्स लगाया है, ये पॉइंट, ये दूरी d कहलाएगी, ना कि ये इधर से या इधर से। मतलब सीधा सिंपल है कि हम d डिस्टेंस वहाँ से लेंगे कि जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना डिस्टेंस मूव किया, तो उसको हम लोग d बोलेंगे यहाँ d। तो और इस पूरे को हम लोग ये बोल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स t, जो कि टेंशन है, लिख भी देता हूँ, टेंशन, रस्सी से हम खींच रहे हैं इसको बांध के, तो t वर्क डन बाय द फोर्स t फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट to some other point whose distance is d। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स टेंशन t, और जहाँ पे लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को इसने यहाँ से यहाँ तक मूव कराया। अब देखो ये टेंशन T हम यहाँ से लग रहा है तो हम इसका, और जहाँ पे लग रहा था इसका डिस्टेंस को D बोलेंगे। अगर बीच से लग रहा होता और तब हम लेते ये बीच तक, और यहाँ से अगर हम पीछे से पुश कर रहे होते तो हम लोग D किसको लेते, यहाँ से यहाँ तक। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जहाँ फोर्स लग रहा है वो कितना डिस्टेंस मूव किया है हमें उससे मतलब है। तो वर्क डन बाय द फोर्स टेंशन T सीधा हो जाएगा T cos थीटा इंटू D, ये ही है वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब आते हैं इसके यूनिट पे, इसको मेजर कैसे करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। इसको एक नया नाम दिया गया है जूल, मतलब 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। अब हम जब भी कभी वर्क डन की बात करेंगे तो उसका यूनिट हम बोलेंगे जूल, 20 जूल, 25 जूल, ये होगा हमारा वर्क डन। अब हमने इसके यूनिट की बात कर ली, अब इसकी क्वालिटी पे आते हैं कि ये अब स्केलर है या वेक्टर, स्केलर है या वेक्टर है। ये वर्क डन हमारा स्केलर है या वेक्टर है। आप लोग जानते भी होंगे कि वर्क डन स्केलर होता है, वर्क डन या वर्क बोलो या वर्क डन बाय फोर्स बोलो, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन देखो इसमें फोर्स एक वेक्टर है, डी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ठीक है स्केलर है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब ये भी एक वेक्टर है। तो आप ऐसा सोच सकते हो यार, दो वेक्टर है और दो वेक्टर मिल के जो एक कोई तीसरा, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके एक कोई जो तीसरा आइडेंटिटी बना रहा है वो स्केलर कैसे हो सकता है। इसको तो बेसिकली वेक्टर होना चाहिए था। ये तो इसके लिए अब समझते हैं हम लोग, छोटा सा तो बता देता हूँ
वेक्टर में जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेट से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर वी है, तो इसको हम लोग दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। एक को बोलते हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वाले तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, और अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर होता है। यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये वेक्टर टॉपिक का है, लेकिन हाँ जानना चाहिए। हमारा एक वेक्टर, अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर बोल दिया, और एक वेक्टर है बी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से हो तो अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ए का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू इंटू बी का जो मैग्नीट्यूड है इंटू कॉस थीटा, ये थीटा इनके बीच का एंगल होता है। और ये एक सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं। वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर, इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, बीच में डॉट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि सिर्फ इसको कैलकुलेट करके सिर्फ एक वैल्यू आती है, कोई डायरेक्शन नहीं। यही क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट हो गया ये। यही हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, दो वेक्टर सेम ही वेक्टर लेते हैं, ये ए और ये बी, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो अब इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी ऐसे। ये क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है वेक्टर ए की वैल्यू इंटू वेक्टर बी की वैल्यू इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और ये वैल्यू ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक तीसरा वेक्टर बनाता है, लेट से सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब बात आती है डायरेक्शन की। वेक्टर के साथ तो दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन होता है जिस भी प्लेन में है ये दोनों, मतलब एक तीसरा वेक्टर ऐसा बनता है जो सी वेक्टर, जिसकी वैल्यू ये होगी, लेकिन वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, दो मतलब एक प्लेन, एक ये कोना, एक ये कोना पकड़ लो। अब इसको समझो एक प्लेन है, एक ये प्लेन है, ये वेक्टर एक हो गया ए और ये हो गया वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल पकड़ लेते हैं थीटा। ये प्लेन है और इन दोनों के ठीक परपेंडिकुलर निकल के आता है सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये। अब इसमें भी दो डायरेक्शन हो सकता है, सी या तो अपवार्ड हो, इसके भी परपेंडिकुलर और बी वाले के भी परपेंडिकुलर, या सी डाउनवार्ड हो। अब सी अपवार्ड हो या डाउनवार्ड हो, इसके लिए हैंड रूल यूज़ करते हैं, वो वेक्टर में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी यही समझो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक तीसरा, ये तीसरा वेक्टर सी निकल के आता है जो बी और ए के परपेंडिकुलर होता है। अब ये, अब चलो, ये अपवार्ड है या डाउनवार्ड है, ये डिपेंड करता है कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। वैल्यू में बराबर आ जाएगा, डायरेक्शन में बराबर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता।
तो अभी जो हम लोगों का वर्क में वर्क डन जो हमने निकाला फोर्स इंटू डिस्टेंस कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ये स्केलर है, इसके पास सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन कोई नहीं है। यानी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन लेस, सिर्फ वैल्यू होता है। और जो वैल्यू होता है उसको हम किस चीज़ में नापते हैं, यूनिट होता है उसका जूल, और जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो ये हमारा हुआ वर्क डन। अब वर्क डन की कुछ खास बात, ये किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं या टेंशन लगा रहे हैं टी, जब तक ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से चलेगा नहीं, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स हमने यहाँ लगाया है, जब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ऐसा होता है ना कि बहुत भारी 50 kg का चीज़ है, हम खींच रहे हैं, बल तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो उस केस में वर्क डन काउंट नहीं होता है। भले ही आप ताकत लगाए, लगाते लगाते थक जाओ, 700-800 किलो का कुछ पकड़ के हाथ खींचते रहो, आएगा नहीं, आगे हिलेगा नहीं, लेकिन आप लगा लगा के थक जाओगे। आपने फोर्स तो लगाया लेकिन वो फोर्स बेकार है। मैकेनिक्स में उसकी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आपके फोर्स के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है, जीरो। मतलब एक वर्क डन के बारे में ये चीज़ बहुत क्लियर रखो कि वर्क डन ओनली काउंटेड, इसको हम तभी वर्क डन मानते हैं जब ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगाया गया है, ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे टाइम के साथ। अगर वो आगे पीछे नहीं हो रहा है तो हम इसे वर्क डन नहीं बोलते हैं। तो वर्क डन होने के लिए क्या एकदम एसेंशियल क्राइटेरिया है कि फोर्स तो लगा लेकिन इसमें मोमेंट आना चाहिए, इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ, ये डी डिस्टेंस आगे बढ़ना चाहिए, पीछे भी बढ़ना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही फोर्स का कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो यहाँ अगर थीटा एंगल है, डायरेक्शन तो हमारे मोशन का ये है, थीटा एंगल तो टी कॉस थीटा इंटू डी। अगर ठीक है, यानी वर्क डन होने के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करना चाहिए। और क्या वर्क डन के बारे में ज़रूरी चीज़ समझ सकते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हम लोग ये समझ सकते हैं कि वर्क डन, ये सब है वर्क डन बाय अ फोर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स। अब उसको समझते हैं, ये जो अभी हमने समझा कि फोर्स तो हमारा जिस ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में ही चला जिस डायरेक्शन में फोर्स इसको ले जाना चाह रहा है। ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो हम ये हमारा डी डिस्टेंस इसको मानेंगे। ये सब तो बता दिया मैंने। डी ये है वर्क डन बाय फोर्स एफ। कभी कभी होता है ऐसा भी वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स। अब इसको समझते हैं, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हम इसको F फोर्स लगा के खींचना शुरू किए, लेकिन ये रफ कांटेक्ट है तो एक फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है। लेट से उसको स्मॉल f बोलते हैं, ये फ्रिक्शन है, स्मॉल f फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका R नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका वेट बोल देते हैं W। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगा। अब हमें
ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां पहुंचा, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ कार्य क्या है। अब मोमेंट तो इसका इस तरफ हुआ है d, ये अप्लाइड फोर्स F है, इधर फ्रिक्शन स्मॉल f लग रहा था। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना कार्य हुआ है ये हमें समझना है। अब इसके समझने के लिए हम पहले इसको समझते हैं कि अब हम यार वैसा ही फोर्स लगाते हैं एकदम। फ्रिक्शन का तो एक लिमिटिंग वैल्यू होती है ना, F = μr, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लगभग उतना ही बल लगाए हैं कि ये जस्ट चलना शुरू कर दे, और कांस्टेंट स्पीड से ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया। कांस्टेंट स्पीड मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब इस पर लगने वाला सब फोर्स इक्विलिब्रियम में है। ये मैंने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा रखा है आप लोगों को कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है, एक्सेलरेशन उसमें नहीं है या रुका हुआ है, दोनों केस में उस पर लगने वाले सारे बल क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक गया कांस्टेंट स्पीड में है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, यानी अब ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। तो हम कह सकते हैं ये जो F फोर्स हमने लगाया है ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। चीज़ चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन बाय F क्या हो गया, वर्क डन बाय F बोलो या वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, F × D। ये हुआ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अपोज करते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इसको कांस्टेंट स्पीड से, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स विच इज अपोजिंग फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स। अब वर्क डन बाय ए फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स में क्या फर्क रहा भाई, ऐसे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जब वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स निकालते हैं ना तो उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो यही बताता है हमको कि वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स हुआ। अब यही ग्रेविटी में भी सेम चीज़ होता है। मान लो ज़मीन पे रखा हुआ है कोई पत्थर m मास का, ठीक है जी, और इसका वेट नीचे फोर्स लग रहा है mg। अब इस पत्थर को कोई क्रेन की मदद से हम यहाँ से उठा के h हाइट तक पहुँचा दिए, तो ये क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड h, mgh। लेकिन ये क्रेन कैसे वर्क किया है, लगभग इसके बराबर ही बल लगाया और कांस्टेंट स्पीड से इसको लेके यहाँ तक गया है। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय ए क्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी इज दिस, और इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। अब आप ऐसे समझो, कहीं हम इंक्लाइंड रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, ऐसा इंक्लाइंड रोड है, ये हमारी कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से चलते चलते यहाँ से यहाँ आ गई। इसका वेट गाड़ी का W नीचे लग रहा था, यहाँ पे भी वेट W नीचे ही लग रहा है। अब इसकी हाइट पकड़ लो, यहाँ से h हाइट ऊपर पहुँच गया, ये भी चल चल के कांस्टेंट स्पीड से गया है। तो हम लोग कह सकते हैं इंजन ने, गाड़ी के इंजन ने या ड्राइविंग फोर्स ने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, और दैट इज W × H, माइनस साइन लगा देंगे तो पता चल जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अब हम लोग समझ गए, जहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो वो वर्क डन बाय दैट फोर्स हो गया, माइनस साइन रहेगा तो वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स हुआ है।
अब ये सब तो हम समझ लिए भाई। इन सब के बेस में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो क्या था कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो कांस्टेंट था। इसके डेफिनेशन में भी लिखा कि फोर्स कांस्टेंट है, लगातार फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये अगर टी फोर्स लगा, ये खींच के यहाँ तक पहुँचाया है इसको, अभी भी टी लग रहा है, और ये डी डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, तो हम लोग वर्क डन बोल देते थे, ठीक है। अब ये वर्क डन, ये टी हमारा इस पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहता है। क्या हो अगर टी वेरिएबल हो? वेरिएबल मतलब मान लो टी यहाँ पर 5 न्यूटन या 50 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया और वही थ्रू आउट पूरी जर्नी में 50 न्यूटन ही रह गया, तो कांस्टेंट फोर्स अभी तक जो डिराइव किए वो कांस्टेंट फोर्स के लिए। और अब वेरिएबल फोर्स की बात करें तो हो सकता है यहाँ 50 न्यूटन, फिर बढ़ते 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 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो फोर्स वेरिएबल हो गया। तो जब बाबू कभी भी फिजिक्स में वेरिएबल की बात आती है ना, तो हमारा ये नॉर्मल जो कैलकुलेट करके निकाल लिए इससे काम नहीं चलता। फोर्स जब भी वेरिएबल हो या वेरिएबल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो, टाइम के साथ जो कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रहा है, तो हमेशा हम जाते हैं कैलकुलस की तरफ। कैलकुलस से ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलस का यूज़ करके, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, इंटीग्रेशन का यूज़ करके। बेसिकली कैलकुलस बनाया ही इसी के लिए गया था। कैलकुलस जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो, मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसका बेसिक काम यही है, वेरिएबल टाइप का आइटम जब भी फिजिक्स में इन्वॉल्व हो तो उसकी स्टडी करने के लिए ही कैलकुलस बनाया गया था, न्यूटन ने बनाया था। अब जब वेरिएबल फोर्स हो तो अब हम लोग टी फोर्स को, टी कॉस थीटा है और टी हमारा थीटा चलो कांस्टेंट है, लगातार उसी एंगल पर रह रहा है, लेकिन अगर या टी को भी कॉस थीटा है, मत सीधे फोर्स समझो, कोई भी कंपोनेंट ऑफ फोर्स समझो, फोर्स है वेरिएबल, तो हमें ये पता करना होगा या इस फोर्स को हमें इस डिस्टेंस के में कुछ रिलेशन निकाल के फोर्स को हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डिस्टेंस का, और इसको डिस्टेंस से इंटीग्रेट जब कर देंगे ना, मान लो यहाँ 0 से d तक इंटीग्रेट कर देंगे, अब जो वैल्यू आएगी वो वर्क डन बाय दैट फोर्स होगा। तो जब भी वेरिएबल की बात हो हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग कांस्टेंट की ही बात करते हैं, वेरिएबल की बात एक सेपरेट लेक्चर में सारे वेरिएबल का एक बना दूंगा। और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको जो आएंगे हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो वेरिएबल वाले भी आएंगे, कभी कभार कोई कांस्टेंट वाला आएगा। तो इसको, लेकिन बेसिक फैक्ट्स यही है, इसको समझना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जो भी वर्क डन की बात किए उसमें हम क्या समझ गए, फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। पहली चीज हमने ये समझी, वर्क डन होता है फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्टेंस कवर्ड। दूसरी कि उस फोर्स का कोई मतलब नहीं है जो डिस्टेंस नहीं तय करवा पा रहा है, मतलब फोर्स अप्लाई होने के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा है तो उसका वर्क डन कुछ नहीं है, नो वर्क डन। तीसरा देखते हैं इसमें, अभी तो हम लोग एक फोर्स के ही एक्शन में समझ रहे हैं, क्या हो अगर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो इसी पे, मतलब तब वर्क डन की कहानी क्या रहेगी। मान लो कोई कार है, इंजन का ड्राइविंग फोर्स D है, जो इंजन लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, फ्रिक्शन टायर पे या कार पे F इधर लग रहा है, वेट इसका W नीचे लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन R ये लग रहा है। ये 3-4 फोर्स अगर, और ये यहाँ से चलकर हमारी कार यहाँ पहुँच रही है,
यहाँ पे भी सेम वही सब फोर्स लग रहा है, वेट नीचे आर, ये 3-4 फोर्सेस लग रहा है। ये डी डिस्टेंस कवर किया, 3-4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब कहे कि हम भैया एक फोर्स के लिए तो हमको पता चल गया कि क्या कैसे वर्क डन निकालेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं तब वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, ये भी इनका सिंपल सा है कि एवरी वी कैन, ऐसा लिखता हूँ, वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय ईच फोर्स इंडिविजुअली। करे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 4 फोर्स अगर इन्वॉल्व है, 5 हो 6 हो, मतलब तो हर फोर्स का हम लोग इंडिविजुअल वर्क डन निकाल सकते हैं, वैसे ही कैलकुलेट होगा। तो डी के द्वारा लगा हुआ तो वर्क डन बाय डेराइविंग फोर्स डी, जो कि इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वर्क डन क्या होगा? डी इंटू डी इसी डायरेक्शन में है, कॉस थीटा फॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, इंटू स्मॉल डी, ये हो गया वर्क डन, यूनिट जूल। फिर वर्क डन बाय वेट, जो नीचे लग रहा है, तो वेट नीचे लग रहा है, मान लो मोशन के डायरेक्शन पर 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0, कोई कंपोनेंट वेट का ऐसा नहीं आएगा जो इसके इस तरफ के मोमेंट में सहयोगी हो। तो इसको ऐसा लिखें, मतलब W cos 90 डिग्री फोर्स का ये कंपोनेंट जो इसके इधर लगेगा इंटू डी। अब ये 90 डिग्री 0 है, किसी से भी मल्टीप्लाई हो ये 0 है, यानी वर्क इसके द्वारा अगर कुछ कार्य किया जा रहा है तो हमारे इस मोशन में कोई मतलब नहीं है। उसी तरह वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, या जो कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये भी 0 होगा, R cos 90 इंटू डी 0 होगा। अब आते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये क्या होगा? माइनस एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डी। अभी बताया था वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स, तो डायरेक्ट फोर्स तो भले ही भैया इधर लग रहा है, लेकिन वो वस्तु हमारी इधर चल रही है, तो वर्क डन ये हो गया उसके द्वारा माइनस एफ इंटू डी। तो हर का हम लोग ऐसे इंडिविजुअली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है वर्क डन, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी समझा दिया, इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब आते हैं, वर्क समझ लिया हमने क्या होता है फोर्स के द्वारा। अब आते हैं पावर पे, ये पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स is called as power of that force। हिंदी में कहेंगे इसको, किसी भी बल ने, किसी भी फोर्स ने अगर कुछ कार्य किया और कितने देर में ये कार्य किया, उसी के रेट को उस फोर्स का पावर बोलेंगे, मतलब रेट ऑफ वर्क डन। अब हम वही गाड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स D था, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी हमारी पहुँची। अब ड्राइविंग फोर्स D द्वारा की, और ये डिस्टेंस ड्राइविंग फोर्स कैपिटल D ले लेते हैं,
तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स या फोर्स ऑफ द इंजन, ये डिस्टेंस d है, तो d इंटू डी। ठीक, अब पावर ऑफ द इंजन या पावर ऑफ द ड्राइविंग फोर्स क्या बोलेंगे, d इंटू डी बाई टी। इस कार्य को करने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, तो इसका रेट ही कहलाता है पावर। तो पावर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स, डिस्टेंस कवर्ड, ये वर्क डन है अपॉन टाइम, ये वर्क डन कितनी टाइम में हुआ, इसी को इसका पावर बोलेंगे। अब पावर का यूनिट भाई देख लो, ये भी स्केलर होता है। देखो यहाँ पे ये पूरा वर्क डन स्केलर है, समझा दिया, टाइम ऑलरेडी स्केलर है, तो पावर भी स्केलर होता है। लेकिन पावर का यूनिट देखते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, बाय टाइम इसको बोले न्यूटन मीटर, और टाइम टू द पावर -1 या जूल पर जूल, टाइम टू द पावर -1, इसको एक नया नाम दिए वाट। पावर कैलकुलेट होता है वाट में, और वाट क्या होता है, एक जूल वर्क अगर 1 सेकेंड में हुआ है, यानी जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड को 1 वाट बोलते हैं। पावर स्केलर हो गया, यूनिट वाट हो गई। तो ये इंजन का पावर यही कहलाएगा कि वर्क डन इन व्हाट टाइम, तो रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग पावर बोल दिए। और क्या डराइव हो सकता है इससे, अब देखो, सॉरी, इसी में पावर को बोल दिए वर्क डन बाय टाइम, फोर्स को अलग करो, डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग स्पीड बोल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम को इसको स्पीड बोल सकते हैं। तो फोर्स इनटू स्पीड, ये भी पावर कहलाता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है किसका, ऑब्जेक्ट का, या कार है तो कार का, तो ड्राइविंग फोर्स का पावर मतलब इंजन का पावर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स इनटू स्पीड। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो पावर क्या बताएगा, पावर ये बताएगा कि जिस टाइम इसकी स्पीड भी हो, भी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जिस टाइम इसकी स्पीड भी हो तो इंजन का पावर उस टाइम ये था। और आगे अगर भी कांस्टेंट नहीं है, तो अगर भी थोड़ा कम है, मतलब ऐसे समझो कि भी जब भी ये गाड़ी चलते चलते भी स्पीड पे आएगा, उस टाइम पावर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय टाइम, यानी F इंटू एस बाई टी, और इसी को हम लोग F इंटू भी लिख सकते हैं। भी कांस्टेंट हो तो हर जगह पावर ये कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट नहीं है तो अभी बता दिया, जिस पॉइंट पे भी की वैल्यू ये हमने जो ली है 30 40 जो भी हो, तो उस टाइम पावर क्या है, यही है पावर, और कुछ खास नहीं इसमें। एक दो क्वेश्चन से समझते हैं। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल ऐसा कि एक ट्रेन है, ट्रेन इज मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, और वो मैक्सिमम स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन इज मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड, और ट्रेन जब मूव कर रहा है तो उस पर एयर रेसिस्टेंस लग रहा होगा, एयर रेसिस्टेंस लग रहा होगा,
उसकी पटरियों के द्वारा फ्रिक्शन लग रहा होगा। इन सब को कॉमनली बोल देते हैं एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। उसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन मतलब 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ध्यान रखना है, फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस ये सब फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन। ट्रेन इज मूविंग विथ, कोई भी ट्रेन पटरी पे चल रही है अपने मैक्सिमम स्पीड पे, और वो मैक्सिमम स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। और उस पे जो भी रेसिस्टिव फोर्स लग रहा हो, जो इसके मोशन को अपोज कर रहा हो, उन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए एक ही बार 30 किलो न्यूटन, ठीक है। और 30 किलो न्यूटन है तो इंजन का, ट्रेन के इंजन का मैक्सिमम पावर बताओ। मैक्सिमम पावर ये हमें पता करना है, मैक्सिमम पावर क्या होगा। अब देखो, ट्रेन मूविंग विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सॉरी मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्स स्पीड पे सपोज अगर ये ट्रेन है, ये मैक्स स्पीड पे चल रही है, मैक्स स्पीड, तो क्वेश्चन दिए हुए 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी मैक्स स्पीड। तो मैक्स स्पीड से तो ऊपर ये ट्रेन जा नहीं सकती है, ये चलते ही रहेगी। तो यानी इसमें एक्सेलरेशन 0 है। टाइम के साथ स्पीड में, टाइम के साथ स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के साथ स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है। तो मान लो 10 सेकंड बाद भी इसका स्पीड 40 ही होगा, 50 सेकंड बाद भी इसका स्पीड 40 ही होगा। यानी अगर टाइम के साथ स्पीड में चेंजेस नहीं हो रहा है, जो इनिशियल है, जो फाइनल है वही इनिशियल है बाय टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये 0 है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन नहीं है, इससे हमें ये चीज़ समझ में आता है, इस पे लग सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। यानी इंजन का जो ड्राइविंग फोर्स सपोज D है, वो इक्विलिब्रियम में है रेसिस्टेंस के साथ। यही तो इसके मोशन के डायरेक्शन में यही दो फोर्स लग रहा है। बाकी वेट, नॉर्मल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इधर। यानी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन, ये इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं। यानी इंजन का ड्राइविंग फोर्स क्या है अब 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन मिल गया। अब हम लोग पावर का निकाले थे फॉर्मूला अभी, फोर्स ड्राइविंग फोर्स है भी इनटू वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी लिखना सही नहीं होगा, स्पीड। तो ड्राइविंग फोर्स है 30 किलो न्यूटन और स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। और क्या बताए थे, ये स्पीड अगर कांस्टेंट है तो सब जगह पावर वही रहेगा। ये स्पीड अगर बढ़ घट रहा है तो इंस्टेंटेनियसली जिस टाइम 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव हो रही है उस टाइम पावर ये होगा। तो इस केस में क्या है, मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेन चल ही रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो ये थ्रू आउट पावर है, हर जगह इसके मोशन के दौरान जब तक ये 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे चलता रहेगा पावर यही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 1200 किलो वाट, 1200 किलो वाट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सिंपल था। ये तो बहुत, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
लेते हैं थोड़ा इंक्लाइन वाले पे। अप हिल पे एक कोई ट्रेन हमारी जा रही है, ठीक है, और ट्रेन का वेट है, वेट ऑफ ट्रेन है, वेट ऑफ ट्रेन या ट्रेन 200 टन, ठीक है, और ये अपहिल पे मैक्स स्पीड से जा रहा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड इन अपहिल, चढ़ाई पे मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हिल का इंक्लिनेशन थीटा, ये थीटा एंगल है साइन इनवर्स 1/50, ठीक है। मतलब इस एंगल का जब भी साइन थीटा निकालोगे, इसका मतलब यही हुआ कि इस एंगल का जब भी साइन थीटा निकलेगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1/50। वेट ऑफ द ट्रेन हो गया, मैक्सिमम स्पीड हो गया, और मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेन के इंजन का पावर आ रहा है 800 किलोवाट। ठीक है, मतलब अब समझो क्वेश्चन, ट्रेन 200 टन का एक ट्रेन है जो अपहिल पे चल रहा है, अपहिल का एंगल ये है, मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेन जा रही है और अपहिल पे मैक्सिमम स्पीड ये है, और जब मैक्सिमम स्पीड मिल रहा है तो इंजन का पावर ये है, तो हमें निकालना है रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्सेस की वैल्यू क्या है? रेसिस्टिव फोर्सेस मतलब एयर रेसिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन होगा, जो इसके ऊपर चढ़ने में अपोज कर रहा है, उन सारे फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले पिछले ही एग्जाम्पल से समझते हैं, मैक्स स्पीड पे चल रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्स पहले पता कर लेते हैं कि ड्राइविंग फोर्स डी क्या है। हाँ, और चलो ये यहाँ पहुँच गया। अगर फोर्स का देखते हैं तो एक इसका mg लग रहा है नीचे, ड्राइविंग फोर्स है d, मान लेते हैं रेसिस्टिव फोर्स की वैल्यू r, दोनों की, एयर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन, सब की वैल्यू r, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर n, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैक्स स्पीड पे ट्रेन चल रहा है, फिर से समझो एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, यानी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब हम लिखें कि ड्राइविंग फोर्स D इज इक्वल टू R प्लस, इसका तो कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, ना ही इधर आएगा, तो इसको भूल जाओ, इसकी ज़रूरत भी नहीं। ये mg थीटा एंगल है, तो ये mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा भी फिर इसके परपेंडिकुलर है तो इसका कोई मतलब नहीं है, mg sin थीटा का मतलब है, तो mg sin थीटा, ये इक्विलिब्रियम में है सारे फोर्सेस, तो उससे ये डराइव हो गया। तो इंजन का ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स प्लस mg sin थीटा। अब हमें यही निकालना है, रेसिस्टिव फोर्स यानी R की वैल्यू निकालनी। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस mg साइन थीटा की वैल्यू बताया था 1/50 ले लेते हैं, मत लिख देते हैं, ठीक। ये अब D कैसे निकालना है, तो D तो सिंपल है यार, पावर इज इक्वल टू D इंटू ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी, स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट हो रहा है, तो पावर हमको पता है 800 किलोवाट इज इक्वल टू 200 टन इंटू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इनको सबको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओह सॉरी, ये D
इंटू वेलोसिटी, वेट हम क्यों ले लिए, तो d इज इक्वल टू 800 किलोवाट डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। d अब आएगा ये फोर्स, इसकी यूनिट किलो न्यूटन, के छोड़ देते हैं ऐसे ही, के का मतलब 10⁻³ होता है, और इसको वाट पर मीटर सेकेंड न्यूटन आएगा, फोर्स की यूनिट है क्योंकि सब SI यूनिट में चल रहा है। 40 ड्राइविंग फोर्स 40 किलो न्यूटन, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, R इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन माइनस mg कितना है, m 200 टन डिवाइडेड बाय 50 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 200 टन है, तो 10⁻³ कर दो, ये भी इतने kg, ठीक है, या k ही लिखते हैं इसको भी, इंटू k का मतलब 10⁻³ kg में आ गया, 10 0 0 खत्म। अंठानवे इंटू 2, 98 इंटू 2 3। अब देख लो, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने से जो R आता है वही हमारा रेसिस्टिव फोर्स है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग अब एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है वर्क डन से। ऐसे समझो जैसे कहते हैं ना, कोई भी बंदा बहुत एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर सकता है। कम एनर्जेटिक कम काम करेगा। अब हम लोग बहुत एनर्जेटिक तो हैं, लेकिन काम करने के बाद हमारी एनर्जी कम हो जाती है, थक जाते हैं। तो वर्क का डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी से, ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। चलो, थैंक यू।